हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि 2 वीडियो देखने के बाद आपसे आगे के वीडियो के लिए कोई भी तरह के पेमेंट की मांग करें। यहाँ पे आप जितने भी वीडियो जब चाहें 100% फ्री दे सकते हैं और साथ ही आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है, यानी कि आपके पढ़ने के लिए अच्छा स्टडी मटेरियल, ताकि आपकी पढ़ाई में आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। और जब समझ में अच्छी आएगी तो आप एग्जाम भी अच्छे से दे सकेंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो इसी श्रृंखला में जो हम आज का वीडियो लेकर आए हैं वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी हिंदी की बुक है क्षितिज भाग 2। ये पुस्तक हमारी 2 खंड में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो आज का जो अध्याय है उत्साह अट नहीं रही, ये 2 कविताएं हमारे काव्य खंड से ली गई हैं। अध्याय है 5। आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। इस पाठ को की जो दोनों ही कविताएं हैं इसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ये दोनों ही कविताएं बहुत ही अच्छी हैं। इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट रिवीजन सभी कुछ हम कर चुके हैं। तो आज हम फटाफट इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे टेस्ट और एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं। तो ये प्रश्न जो आते हैं ये 2 तरीके से होते हैं। एक तो पूरे अध्याय से संबंधित कहीं से भी लिया जा सकता है और दूसरे होते हैं आपके काव्यांश आधारित। तो हम दोनों ही तरह के आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा अध्याय है। अध्याय है उत्साह अट नहीं रही, ये 2 कविताएं। तो सबसे पहले आ रहे हैं हम काव्यांश आधारित प्रश्न पे। तो सबसे पहले हमारे पास उत्साह, हमने जैसे बताया कि इसमें 2 कविताएं हैं। उत्साह एक आवाहन गीत है बादलों को बुलाने के लिए, और उसके बाद है अट नहीं रही कविता। तो पहली जो कविता है उत्साह, उसका काव्यांश हमारे सामने है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना पाले, विद्युत छवि उर कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो ये काव्यांश था, ये हमारी कविता का पहला ही पार्ट था। तो उस पे आधारित अब प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहे हैं, क्या चीज उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह क्या कर रहे हैं? बरसने का, छाए रहने का, कड़कड़ाने का, या ये सभी? तो यहां पर कवि ने क्या रिक्वेस्ट करी है उनसे? बरसने का ना, घेर घेर हो घना धराधर हो। तो यहां पर मतलब आइए और बरसिए। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा हुआ है? बिजली की कड़क, पानी, रहस्य या काली घटा? तो कवि के अनुसार जो छिपा है वो है पानी। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है? केशों के, आसमान के, वर्षा के, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन क्या है कि जो है वो उन्होंने बताया है केशों के। जो ना बाल कल्पना, घुंघराले काले बाल है ना, छोटे छोटे बच्चों के जो जैसे घुंघराले काले बाल होते हैं उस तरीके के बादलों को बताया है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे करी है? कवि से, वर्षा से, सृष्टि से, या ये सभी से? तो यहां पर जो सही है वो है कवि से। अर्थात कवि के उर में जो नई कविता का सृजन होता है उसके समान आप आ रहे हैं, है ना। कवि नव कविता उर जीवन में पाले, ये देखिए जो हमारे पहले काव्यांश में दिया गया है। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार नूतन कविता कैसी होनी चाहिए, है ना। कवि के मन में कैसी थी? नूतन कविता के जैसे आप थे, तो नूतन कविता होनी कैसी चाहिए? संपूर्ण संसार में जोश भर देने वाली, संपूर्ण संसार को नीरवता से भर देने वाली, संपूर्ण संसार का अंत कर देने वाली, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो नूतन कविता कैसी होनी चाहिए? संपूर्ण संसार में जोश भर देने वाली। देखिए बादल आते हैं तो पूरी प्रकृति का परिदृश्य बदलता है। तो उसी तरीके से क्या होता है, जब कवि के मन में नई कविता आती है तो क्या होता है, वो भी अपनी कविता के माध्यम से जो है वो पूरे संसार में जोश भर देता है। देखिए ऐसी बहुत सी कविताएं हम पढ़ते हैं कि हमारे अंदर जोश का जो है संचार हो जाता है। तो ये हमारा पहला काव्यांश हो गया। अब आते हैं दूसरे काव्यांश में। विकल विकल उन्मन थे उन्मन थे, विश्व निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो गरजू।
तो ये हमारा दूसरा काव्यांश है उसी कविता यानी कि उत्साह से लिया गया है। सॉरी। फिर क्या है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी थी, किस प्रकार से सारे संसार के लोग हो रहे थे। गर्मी के कारण बेचैन और उदास, गर्मी के कारण खुश, वर्षा के कारण उत्साहित या उपरोक्त सभी। तो कैसे हो रहे थे सभी लोग, गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे थे, उन्मन थे, उन्मन यानी कि बहुत ही ज्यादा बेचैन थे गर्मी से और चारों तरफ उदासी छाई हुई थी। कवि गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल करने का आग्रह किससे कर रहे हैं, किससे उन्होंने इस रिक्वेस्ट करी हुई है, स्वयं से, बादलों से, चांद से या ये सभी से। तो वो किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो बादलों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस तपती धरती में जल भरकर इसको शीतल कर दो। कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है, क्या कहकर बुला रहे हैं वो, अज्ञात दिशा से आने वाले, बरसने वाले, अज्ञात दिशा से आने वाले या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है, अज्ञात दिशा से आने वाले, यानी कि अब बादल तो किसी भी दिशा से चले आते हैं, तो इसीलिए क्या बोला गया है, अज्ञात दिशा से आने वाले। नेक्स्ट है, काव्यांश में प्रयुक्त विकल विकल उन्मन थे उन्मन पद किसकी विकलता और उदासी को सूचित कर रहा है। कौन है जो बहुत ही उदास है और बहुत ही परेशान और बेचैन है, किसके बारे में बताया जा रहा है, उदास बादलों की, उदास प्राणियों की, पहला या दोनों, दोनों सही है, या स्वयं अपनी। तो सही क्या है, उदास प्राणियों की, अर्थात पृथ्वी पे विचरण करने वाले जितने भी प्राणी हैं, हम मनुष्य की बात नहीं कर रहे, हम जीव जंतुओं की भी बात कर रहे हैं, सभी गर्मी से बहुत ही ज्यादा बेचैन थे। नेक्स्ट है, काव्यांश में प्रयुक्त उन्मन शब्द किस भाव का सूचक है, ये कौन सी फीलिंग आपको बता रहा है, उदासी का, खुशी का, चमत्कार का, ये सभी। तो यहां पर उन्मन जो है वो उदासी का सूचक है। अब हमारे पास तीसरा काव्यांश है। देखिए काव्यांश वही है जो हमने इससे पहले पढ़ा था, लेकिन प्रश्न बदल जाएंगे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से, शीतल कर दो बादल गरजो। अब देखिए वही काव्यांश था जो भी हमने इससे पहले पढ़ा था, मगर अब प्रश्न में बदलाव आएगा। अब क्या है यहाँ पर, कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया है, अज्ञात दिशा, अनंत के घन, विकल या सभी। तो यहाँ पर क्या दिया है देखिए, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तो अब कहां से वो आ रहे हैं, अनंत के घन। तो यहाँ बादलों को क्या संबोधित कर रहे हैं, तो क्या आएगा हमारा, अनंत के घन हमारा एकदम सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, काव्यांश के अनुसार सभी लोग बेचैन क्यों हैं, क्या कारण है कि जितने भी लोग हैं वो सभी बेचैन हो रहे हैं, अत्यधिक जल भराव के कारण, अत्यधिक ताप के कारण, अत्यधिक विपन्नता के कारण या वर्षा की तीव्रता के कारण। तो सकल जन उन्मन थे उन्मन विकल, तो क्यों थे वो ऐसे, क्यों, क्योंकि वर्षा ऋतु आने से पहले क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, और उस समय जो मौसम में चारों तरफ इतनी गर्मी होती है कि सभी बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अत्यधिक ताप के कारण, यानी कि अत्यधिक गर्मी के कारण सभी परेशान थे। किसका मन विकल व्याकुल था, कौन था जिसका मन विकल और व्याकुल था, संसार के सभी प्राणियों का, बादलों का, कवि का, उपरोक्त सभी का। तो संसार के सभी प्राणियों का मन क्या था, वो विकल यानी कि व्याकुल था। कवि के अनुसार बादल कहां से आ रहे थे, कहां से आ रहे थे बादल, आसमान के एक विशेष छोर से, ईश्वर के घर से, अनजान दिशा से या धरा से। तो कहां से आए थे वो आए थे अनजान दिशा से, किसी भी दिशा से चले आते हैं वो ना, इसलिए उसको अनजान दिशा बोलते हैं। कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है, क्या उसने अनुरोध किया है, प्राणियों के मन को विकल करने का, धरती को शीतल करने का, अज्ञात दिशा से आने का, धरा को तप्त करने का। तो सही क्या है इसका आंसर, धरती को शीतल करने का अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो है ना गर्मी से सभी परेशान है, इवन धरती तक जो है वो तप चुकी है। तो यहाँ पर आइए बरसिए, और जिसके कारण पूरी धरती ही शीतल हो जाएगी। अब हमारे पास हमारी दूसरी कविता अट नहीं रही, उससे हमारा काव्यांश आएगा। क्या है भाई, काव्यांश पढ़ते हैं फिर प्रश्न करेंगे।
अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो ये पूरी ही कविता थी हमारी, हमने लिख दी यहाँ पे। अब उस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है। काव्यांश के आधार पर बताइए कि किस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है। कौन सी ऋतु है जिसमें बहुत अधिक जो है सुंदरता बढ़ जाती है? फागुन यानी वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीतल ऋतु में या उपरोक्त में? तो अब देखिए इसमें आपको हमने यहाँ पर दोनों ही दी हुई है, ठीक है, फागुन भी दिया है और वसंत ऋतु भी दे रहे हैं। तो दोनों, अगर दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो वो सही होगा, ध्यान रखिए। अगर वो फागुन मास बोलते हैं तो भी सही है, अगर वो बसंत ऋतु बोलते हैं तो भी सही है। तो दोनों ही आंसर कुछ भी आपका आए अगर बहुविकल्पीय में तो आप उसको टिक कर सकते हो। तो सही क्या है? फागुन अर्थात बसंत ऋतु में अत्यधिक शोभा प्रकृति की बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किसका वर्णन किया है? अब ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे सामने है, इसमें कवि किसका वर्णन कर रही हैं? प्राकृतिक सौंदर्य का, वर्षा ऋतु का, भौगोलिक सौंदर्य का, या इनमें से कुछ नहीं? तो यहाँ पर जो उन्होंने करी है वो है प्राकृतिक सौंदर्य, यानी कि बसंत ऋतु में जो चारों तरफ सुंदरता भरी हुई है उसका उन्होंने वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम तथा इसके कवि का नाम बताइए। अब हमेशा क्या होगा, यहाँ तो हमने आपको पाठ का नाम भी दिया, कवि का नाम भी बता दिया, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, आपको काव्यांश दे दिया जाता है। अब आपको ये भी आइडेंटिफाई करने को कभी कभी दे दिया जाता है कि ये पाठ का नाम बताइए और जो इसके कवि हैं वो बताइए। तो यहाँ तो हमको पता है तो हम फटाफट लगा लेते हैं। क्या क्या ऑप्शन दिया है? उत्साह तथा अट नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पद सूरदास, कन्यादान ऋतुराज, या दंतुरत मुस्कान नागार्जुन। तो कौन सी है हमारा? का। उत्साह तथा अट नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अच्छा, अब इसमें एक ऑप्शन और आ सकता है आपके सामने। मान लीजिए उन्होंने सिर्फ क्या दे दिया, अट नहीं रही सूर्यकांत त्रिपाठी, तो भी सही है। अगर सिर्फ उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने ये दे दिया कि उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तब गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो काव्यांश हमने पढ़ा है ये किसका है? अट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे पूरा ही पाठ का नाम दे दिया है तो ठीक है। अगर सिर्फ कविता का नाम देते हैं, अट नहीं रही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो भी सही होगा। तो ये आप देखिएगा उस समय जो आपके सामने चार ऑप्शंस आते हैं उनमें कौन सा सही है। नेक्स्ट है, फागुन के आगमन से पेड़ों की डालियों का स्वरूप किस तरह का हो जाता है? पेड़ों की डालियां किस तरह की हो जाती हैं? डालियों से पत्ते झड़ गए, डालियां पत्तों से भर गईं, डालियां सूख गईं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हुआ था? डालियां जो हैं वो तो पत्तों से भर गई थी, कहीं हरी कहीं लाल। पट नहीं रही पंक्ति से कवि क्या कहना चाहता है? लास्ट में एक पंक्ति है ना, पट नहीं रही, तो उसका क्या मतलब है? शोभा श्री पट नहीं रही, क्या कहना चाह रहे हैं वो? सब जगह सुंदरता फैली हुई है, रंग बिरंगे फूल पत्ते छा गए हैं, पहला और दूसरा दोनों सही है, या पतझड़ आ गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है तीसरा, यानी कि हमारे दो ऑप्शन सही। सब जगह सुंदरता फैली हुई है यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदरता है, वो समाये नहीं समा रही है, और दूसरा रंग बिरंगे फूल पत्ते छाए हुए, चारों तरफ रंग बिरंगे पत्ते और फूल छाए हुए हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। अब आते हैं, देखिए पूरी कविता ही थी तो अब उस कविता पे तो हमने 5 क्वेश्चन दे दिए, अब फिर से वही हमारे पास आएगा क्योंकि कविता ही हमारी छोटी सी है, तो फिर से पूरी कविता आ गई। क्या है? अट नहीं रही आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब इस सेम यही वाली जो हमने पहले करी थी उसी पे फिर से प्रश्न है। क्या है? प्रकृति के तन में वसंत का सौंदर्य क्यों नहीं समा पा रहा है? क्योंकि प्रकृति में चारों तरफ क्यों, क्या कारण है कि वो सारा सौंदर्य समा नहीं पा रहा है? प्रकृति के सीमित परिवेश के कारण, मतलब उसका अपना दायरा सीमित है इसलिए।
सौंदर्य की अधिकता के कारण, वसंत के प्रति अत्यधिक आकर्षण ना होने के कारण, पेड़ों का फलों से लदे होने के कारण। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या है? सौंदर्य की अधिकता के कारण, अर्थात वसंत ऋतु में जो है बहुत अधिक सुंदरता है, इसलिए वो प्रकृति के तन में समा नहीं पा रहा है। हरे एवं लाल पत्तों से लदी डालियों को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो। अब क्या है, डालियों में जो नए नए पत्ते खिलते हैं वो कभी कभी कुछ पत्ते लाल होते हैं, कुछ हरे होते हैं। तो अब उनको देखकर क्या लग रहा है? संपूर्ण वातावरण में फूलों की खुशबू समा गई हो, डालियां पत्तों के भार को वहन करने में असमर्थ हैं, फागुन के गले में सुगंधित फूलों की माला पड़ी हो, डालियां खुशी से झूम रही। तो क्या कारण है यहाँ पे? जो वो है, उनको लग रहा है फागुन के गले में सुगंधित फूलों की माला पड़ी। अब क्या है, डालियों में फूल भी खिले हैं, नए नए पत्ते भी खिले हुए। तो अब देखिए, आप माला कैसे देखते हो? माला में हरा रंग भी होता है, लाल भी होता है। तो क्या उन्होंने बताया कि जैसे लग रहा है कि उन्होंने, प्रकृति ने माला पहनी हुई है। नेक्स्ट है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन का सौंदर्य अनूठा है, फागुन का सौंदर्य फीका है, फागुन का सौंदर्य कांतिहीन है, मतलब उसमें किसी भी तरह की चमक नहीं है। फागुन का सौंदर्य अशोभनीय है, मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा, सुंदर नहीं लग रहा। तो क्या है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट पा रही हैं क्योंकि फागुन का सौंदर्य अनूठा है, अर्थात जो सुंदरता प्रकृति में फागुन मास में, वसंत ऋतु में आती है, वैसी सुंदरता प्रकृति में कभी नहीं आती। तो इसीलिए उसकी सुंदरता देखकर लग रहा है कि उनका सौंदर्य बहुत ही अनूठा है। वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? वन के वैभव में क्या कूट कूट के भरा है? रंग बिरंगे पत्ते, अपार जल, विशाल पर्वत एवं नदियां, शोभा और सौंदर्य। तो कविता के अनुसार जो है वो शोभा और सौंदर्य भरा हुआ है। फागुन अन्य ऋतुओं से किस प्रकार भिन्न होता है? अब फागुन जो होता है, फागुन मास होता है, उसमें वसंत ऋतु आती है। अब वो बाकी ऋतुओं से किस प्रकार भिन्न होती है? अब इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, वसंत ऋतु अन्य ऋतुओं से किस प्रकार। अब देखिए, इसमें बहुत ही जरा सा फर्क है। फागुन मास होता है, वसंत ऋतु होती है। अब इन्होंने क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ लिया, फागुन अन्य ऋतुओं से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहे हैं, बसंत ऋतु अन्य ऋतुओं से किस प्रकार भिन्न है। तो क्या दिया है, सुहावने मौसम के कारण, पहाड़ों पर बर्फ जमने के कारण, नदियों में गर्म पानी बहने के कारण, पेड़ पौधों पर फूल मुरझाने के कारण। तो क्या सही इसका ऑप्शन है, ये है सुहावने मौसम के कारण, अर्थात इस ऋतु में मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। अब हम आते हैं अपने पूरे पाठ पे आधारित, अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे, काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हमारे पास क्या होगा, पूरे पाठ पर से आधारित प्रश्न आएंगे। चलिए करते हैं। कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? अब क्या क्या विशेषण उन्होंने लगाए हैं, अनंत, नवजीवन वाले, ललित, मनमोहक। तो यहाँ पर जो लगाया है वो है नवजीवन वाले। अब देखिए, अनंत घन, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, अनंत दिशा से आने वाले घन। और जो ललित शब्द है वो ललित बालों की जो है, ललित काले बाले, तो वो वहाँ बाल के लिए विशेषण इस्तेमाल हुआ है। मनमोहक, मन को हरने वाला, मौसम के बारे में, वर्षा के बारे में। लेकिन यहाँ बादलों के लिए जो विशेषण प्रयोग हुआ है वो है नवजीवन वाले। नेक्स्ट आते हैं, कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है? गोल गोल घूमकर, धीरे धीरे, आकाश को घेर कर, या तीव्र वेग में। तो जो उन्होंने किया है आह्वान वो है आकाश को घेर कर, मतलब आप चारों तरफ आकाश में छा जाइए और फिर बरसिए। नेक्स्ट है, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? शांति का, क्रांति का, स्थिरता का, या सुख का? अगर आपने कविता पहले पढ़ी है तो ये ध्यान रखिए कि बादल जो है वो क्या है, क्रांति का प्रतीक। क्रांति क्यों करी जाती है? ताकि जो है बदलाव आ सके, और बादल भी क्या करता है, प्रकृति में बदलाव लेकर आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए बता रहा है, किसकी कल्पना बताए हैं? विद्युत की कल्पना, बाल कल्पना, आसमान की कल्पना, काले घुंघराले बालों की कल्पना। तो यहाँ पर जो उन्होंने बताया है वो है बाल कल्पना। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? तप्त धरा जो है वो तो उन्होंने डायरेक्टली बताया कि हाँ धरती गर्म है, लेकिन इसके ऊपर की वजह से इनडायरेक्टली जो है वो कुछ चीज हमें बताना चाह रहे हैं। क्या था वो? जन सामान्य की पीड़ा, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक गर्मी या वैश्विक पतन। तो यहाँ पर जो है वो है आपका जन सामान्य की पीड़ा, अर्थात इन्होंने तपती धरती के माध्यम से सभी लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है ये चीज हमें बताने का संकेत किया है। अट नहीं रही कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? फागुन, माघ, कार्तिक या वैशाख। तो चारों तरफ जो है वो कहाँ है? फागुन। या अट नहीं रही कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली है? फागुन मास की सुंदरता फैली। अब इसी जगह वो बसंत ऋतु भी दे देंगे तो भी सही है। नेक्स्ट है, कवि की आंखें किसकी ओर से नहीं हट पा रही? किसकी ओर से नहीं हट पा रही है? प्रेयसी की ओर से, विशालकाय पर्वत की ओर से, प्राकृतिक सुंदरता की ओर से, काले काले बादलों की ओर से। तो कवि की आंखें किसकी ओर से नहीं हट पा रही हैं? वो है आपकी प्राकृतिक सौंदर्य की सुंदरता की ओर से। मतलब चारों तरफ इतनी सुंदरता है कि कवि अपनी आंख वहां से नहीं हटा पा रहा है। नेक्स्ट है, फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगता है? चारों तरफ भाई जंगल हो, बगीचे हो, हर तरफ क्या परिवर्तन आता है? पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं, पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, पेड़ों का पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर जो है वो है पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु में इससे पहले ही आपका पत्ते झड़ जाते हैं और बसंत ऋतु में नए नए पत्ते और फूल आना शुरू हो जाते हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो पंक्ति में किसकी विशिष्टता व्यंजित हुई है? इसमें किस चीज की विशिष्टता बताई गई है? हवा की, फलों की, नभ की या फूलों की? तो क्या है? कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली किसके बारे में बताया जा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो है फूलों के बारे में। अर्थात कहीं सांस लेते हो मतलब हर घर में तुम खिल जाते हो और सांस लेने लगते हो, अर्थात फूलों की खुशबू जो है वो पूरे वातावरण में व्याप्त हो जाती है। फागुन कवि के मन को किस प्रकार प्रभावित करता है? फागुन जो मास है वो कवि के मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? खुशनुमा वातावरण से उसका मन पक्षियों की तरह उड़ने लगता है, प्राकृतिक सौंदर्य देखकर उसका मन विचलित होने लगता है, पक्षियों की चहचहाहट सुनकर उसका मन अस्थिर हो जाता है, उसका मन कल्पना लोक में विचरण करने लगता है। तो उसका मन क्या करने लगता है? इतनी सुंदरता देखकर खुशनुमा वातावरण से उसका मन पक्षियों की तरह उड़ने को कर देता है ना, पर कर देते हो, है ना, वो चीजें, यानी कि वो भी एक पक्षी बन जाए और इस पूरी वातावरण में वो उड़ना चाहता है। सभी लोग डैश से दुखी थे। किससे दुखी थे? वर्षा होने के कारण, जलभराव के कारण, सर्दी के कारण, गर्मी के ताप के कारण। तो किस चीज से दुखी थे सभी लोग? सभी गर्मी के ताप से दुखी थे। बादल कहां से आ जाते हैं? समुद्र से, नदियों से, अज्ञात दिशा से या आकाश से? तो वो कहां से आते हैं? अज्ञात दिशा से। अज्ञात दिशा का तात्पर्य यहाँ पे दिया गया है कि वो किसी भी दिशा से आ सकते हैं। हम ये तो नहीं कहते बादल हमेशा पूर्व दिशा से आते हैं या पश्चिम दिशा से आते हैं, बादल किसी भी दिशा से आ जाते हैं। आप देखिए ना, घर में जब वर्षा ऋतु जब आपके यहाँ आपकी जगह पर आती है वर्षा ऋतु, आप बादल देखो किसी भी, कभी इधर से आ रहे हैं, 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 कभी कभी पूरा आसमान ही भर जाता है। तो किस दिशा से आते हैं, इसीलिए उनको अज्ञात दिशा बोलते हैं। उत्साह कविता की भाषा है। ये जो उत्साह कविता है इसकी भाषा किस तरीके की है? खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज भाषा है या कन्नौजी है? सॉरी, तो ये भाषा कैसी है? खड़ी बोली है। उत्साह कविता में कौन सा गुण है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण,
ओज गुण या इनमें से कोई नहीं। तो उत्साह कविता का जो भाषा है वो है ओज गुण, यानी कि हमारे अंदर वो बहुत ज्यादा उत्साह भरती है, इसलिए ओज गुण उसको कहा जाता है। इसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा तब्दीली, हमारे अंदर कुछ पावर है, जो चीजें हो रही हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपका अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन है? शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु या वर्षा ऋतु। देखिए अब ये क्वेश्चन एकदम सही तरीके से पूछा गया। अभी तक आपसे घुमा फिरा के पूछा जा रहा था, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। किस ऋतु का वर्णन है? सीधे सीधे ये वसंत ऋतु का वर्णन है। आपसे पूछा जाए किस माघ में ऋतु वसंत ऋतु आती है, तब आप क्या बोलेंगे? फागुन मास में वसंत ऋतु आती है। ये इस तरीके से जाएगा। नेक्स्ट है उत्साह नहीं अट नहीं रही कविता में कवि किसे संदेश देना चाह रहे हैं? किसको संदेश दे रहे हैं? बादलों को, अपने प्रियतम को, आकाश को या वन को? तो यहाँ पर जो संदेश दे रहे हैं वो है अपने प्रियतम को, अर्थात जो इस धरती पर उसके प्रिय हैं सभी को संदेश दे रहे हैं कि जो है चारों तरफ इतनी सुंदरता फैली हुई है। फिर है उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार देख रहे हैं? उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो यहाँ पर जो है वो है आपका यमक अलंकार। देखिए पर तो यहाँ पर क्या है? एक पर क्या है? आप तुम कर देते हो आसमान में, और दूसरा क्या है? आपको पंख लगा के, यानी कि तुम हमारा मन कैसा कर देते हो? आसमान में उड़ने को, हमको पंख दे देते हो। नेक्स्ट है उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इस पंक्ति के दूसरे पर का क्या अर्थ है? ठीक है, दूसरे पर का पंख, पक्षी, पत्ता या प्रदान करने वाला। तो यहाँ पर क्या है? वो है आपका पत्ता, यानी कि जिस प्रकार पत्ता जो है वो उसके पर निकल आते हैं और हवा में उड़ने लगता है, उसी तरीके से मैं भी एक पत्ते के समान उड़ने लगता हूँ, मतलब अर्थात मेरे भी पर निकल आते हैं। तो पहले पर का तात्पर्य यहाँ पर पंख से है और दूसरे पर का तात्पर्य है यहाँ पत्ता, अर्थात मेरे भी पंख निकल आते हैं और मैं भी पत्ते के समान उड़ने लगता हूँ। फिर एक कविता अट नहीं रही में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हुआ है? अब आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन फिर से बदल गया मगर आंसर वही रहेगा। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु या शरद ऋतु? तो सही क्या है हमारा? वो है वसंत ऋतु। नेक्स्ट आते हैं धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वी, आकाश, समुद्र या बादल? तो धराधर जो है वो बादल के लिए इस्तेमाल किया गया है। कवि ने निधाद अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? अधिक गर्मी, सांसारिक कष्ट, असफलता या इनमें से कोई नहीं? तो वो उन्होंने किया है सांसारिक कष्ट, यानी कि इस संसार में बहुत सारे कष्ट हैं। अब यहाँ पर जब हमने कविता उत्साह पढ़ी थी तो क्या हुआ था? सामने तो बोला जा रहा है कि गर्मी बहुत है, बादल आए, बरसे, सभी लोगों को, लेकिन इनडायरेक्टली इसके पीछे क्या था कि हमारे जीवन में क्रांति लाकर जो यहाँ के लोगों को कष्ट है उसको दूर किया जाए, इसका एक जो है आपको बताया गया था। प्रतीकात्मक तौर पे आपके सामने ये सारी चीजें रखी जा रही थी। तो कविता कुछ और कह रही है और इसके पीछे का भाव क्रांति के लिए है। तो यहाँ पर निदाद और भीषण गर्मी संसार में व्याप्त सभी कष्टों के बारे में बता रहा है। फिर है कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? यहाँ पे जो जल बरस रहा है वो किसका प्रतीक बताया जा रहा है? बारिश होना, शांति और सुख की स्थापना, प्यास बुझाना या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर क्या है? वो है शांति और सुख की स्थापना, अर्थात क्रांति होगी, बदलाव होगा, तो हम सभी के जीवन में खुशी आएगी और हम सभी शांत रहेंगे। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अब इन्होंने अब सही पूछा है महीना, यानी कि मास। फागुन मास, माघ, बैसाख या आषाढ़? तो कौन सा मास होता है? वो होता है आपका फागुन मास में। बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? समुद्र को, पृथ्वी को, आकाश को या इनमें से कोई नहीं? तो वो गरजता तड़पता हुआ पूरे आकाश में फैल जाता है। बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में, अर्थात उन्होंने बरसने के बाद में पहले आओ और गरजो,
तो उन्होंने पहले गरजने के लिए क्यों बोला है, क्यों बोल रहे हैं वो? जोश और क्रांति फैल सके, गर्मी समाप्त हो सके, बच्चे डर जाएं, इनमें से कोई नहीं। तो सही बात क्या है, जब गर्जन होगी तो क्या अंदर, हमारे अंदर जोश और क्रांति आएगी। देखिए जब हम बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान होते हैं और बादल आ जाते हैं तो हमें कितना अच्छा फील होता है, जोश आता है, हम सभी खिड़कियों से बाहर आ जाते हैं, खिड़कियों से देखने लगते हैं, अपनी बालकनी में आ जाते हैं, घर के बाहर आ जाते हैं, आधा ना इतना बढ़िया मौसम हो गया। अभी तक तो नहीं गर्मी थी, एकदम बादल छा गए, कितना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कितना मजा आ रहा है। तो क्या अंदर आ रहा है, हमारे अंदर जोश आ जाता है और हम उस बदलाव को महसूस करने लगते हैं जो प्रकृति में आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे इस पाठ के सभी जो एमसीक्यूज थे मैंने आपके लिए लेकर आए। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे रिपीटेड है, लेकिन वो रिपीटेड नहीं। यहाँ पर आपको ये चीज़ इसलिए हमने लेकर आए कि आपको एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है कि किस, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो करना है वो है मास और ऋतु। ये दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। ये मास मतलब महीना, महीना यानी कि मंथ आपका जो रहता है। आप जनवरी फरवरी मंथ तो जानते हैं, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार भी कुछ मंथ होते हैं, वो भी 12 होते हैं। तो बसंत ऋतु जो है वो कब आती है, फागुन मास में आती है, यानी फागुन के महीने में आती है। तो ये ध्यान रखना, ऋतु मतलब कि आपका मौसम जो रहता है वो आता है, और जो महीना होता है वो है फागुन मास। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिएगा। आपको इनमें से उलझाया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आप उलझ सकते हो। इसीलिए इसी तरीके के हम कम से कम 2-3 तरह के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए कि आप कहीं पर उलझे नहीं। अब ये जो हम सब आपको एमसीक्यूज कराया, डिटेल एक्सप्लेनेशन वगैरह कराया, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको सीबीएसई K-12 दिखेगा। सिंपल, आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने सारी क्लासेस होंगी। अब आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास 10th। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करोगे आपके सामने 10th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स होंगे। अब ये जो हम पढ़ रहे थे ये किसकी थी, हमारी क्षितिज बुक की थी। तो ये रही हमारी क्षितिज बुक। इसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही क्षितिज बुक का पूरा आपका प्लेलिस्ट आ जाएगी। अब जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, अब आपको करना क्या है, उसे क्लिक करना। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने सभी लेक्चर्स होंगे, यानी डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट, एमसीक्यूज, टेस्ट पेपर, सभी कुछ। तो आप जो भी लेक्चर देखना चाहते हैं सिर्फ आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट होगा। तो जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं, जो भी आप समझना चाहते हैं उसको समझ सकते हैं, जो भी आप लर्न करना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो, सभी कुछ यहाँ अवेलेबल है। आइए और 100% फ्री एजुकेशन का फायदा उठाइए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।